मीटर का होगा? कैंटीन है, अभी डिस्कशन और चलेगा। चलो अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। जो हम लोग कैंटीन प्रोवाइड करते, कैंटीन, कैंटीन से बॉयलर का डिस्टेंस कितना मीटर का होगा? कैंटीन से कैंटीन से बॉयलर का डिस्टेंस कितना होता है? 15 मीटर का डिस्टेंस होता है। वेरी गुड। कैंटीन से बॉयलर का डिस्टेंस 15 मीटर। बाबू देखो, मैं हर तरह से कोशिश करता हूं ना कि आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूं, जितना बेहतर हो। मैं एग्जाम को लेकर हो या फिर तुम्हारा जो भी, हम कोशिश देखो चाहे तो 2-3 बैच पढ़ा सकते थे, लेकिन पॉसिबल ना तो मैं पॉसिबल है ना मैं कभी सोचूंगा उस चीज के बारे में। बस एक ही बैच पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितना टाइम देना एक ही बैच को देना है। ठीक है, इस सप्ताह आप लोगों कंटिन्यू क्लास चलेगा, ये बात ध्यान में बैठा लेना दिमाग में हर कोई। कंटिन्यू क्लास होगा, ठीक है, नॉन स्टॉप क्लास होगा। ऑलरेडी सोमवार को हम लोग छुट्टी मना चुके हैं। ठीक है, आज मंगलवार है, आप लोग सोमवार को छुट्टी ले चुके हो। जो बुधवार को छुट्टी होना था, अब सोमवार को एंजॉय कर चुके हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। कैंटीन का डिस्टेंस 15 मीटर। जो कैंटीन होता है, कैंटीन का वॉल जो होता है, वॉल पे व्हाइट वाश कितना महीना में होगा? कैंटीन का वाश सर होगा, ठीक है, कितना? वॉल पे व्हाइट वाश, कैंटीन किचन में जो वॉल होता है उसका कितना? 4 महीना में व्हाइट वाश होता है। ठीक है, नॉर्मल प्लेस जो है, नॉर्मल प्लेस पे कितना महीना में होगा? नॉर्मल प्लेस में कितना साल में होता है? 1 साल में होता है। ठीक है, नॉर्मली प्लेस में 1 साल में होता है। ठीक है, नॉर्मली प्लेस में क्या होता है? 1 साल में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। 1 साल में कैंटीन में रखा हुआ फर्नीचर पे वर्निश, ठीक है, मेटेलिक वर्क, ये सब वर्क कितना साल में होगा? 3 साल में एक बार करके करते हैं हम लोग। हर 3 साल में एक बार करके होता है, हर 3 साल में एक बार करके होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी व्यक्ति का आयु 62 ईयर है, 62 साल का व्यक्ति को है, बुजुर्ग है, तो उसका पीएमई कितना अंतराल पर होगा? वेरी गुड, 1 साल पर होगा। लेकिन इस व्यक्ति का एक्सरे का जो जांच होगा, एक्सरे, वो कितना साल में होगा? एक्सरे कितना होगा? वो तो 1 साल में पीएमई होगा। एक्सरे कितना साल में होगा? 3 साल में करना होगा। 3 साल से पहले हम लोग नहीं करेंगे। एक्सरे 3 साल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी व्यक्ति का आयु 48 ईयर है, उसका पीएमई का जांच कितना साल में होगा? पीएमई का जांच कितना साल में होगा? 3 साल में जांच होगा एक बार। ठीक है, 3 साल में जांच करेंगे। पीएमई का जांच कितना होगा? 3 साल में। जो व्यक्ति एस्बेस्टस या मिलिंग वर्कर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एस्बेस्टस, तो उसका पीएमई का जांच कितना साल में होता है बाबू? कितने साल में होता है? 1 साल में होता है। रेस्क्यू ट्रेन वाला तो मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है एक्सप्लोसिव एक्ट कब बना था? 80-84, वेरी गुड। क्रैच रूल में, क्रैच में कितना साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है? एक सवाल। क्रैच में कोई मुझे बता सकता है? मैं बताया हूं एक बार क्लास में। क्रैच में जो बच्चों रखा जाता है उसका उम्र कितना साल का होता है? कितना साल? 6 साल से कम। ठीक है, लेस देन 6 ईयर। 6 साल से जो कम उम्र है उन बच्चों को क्रैच में रखने का व्यवस्था करना है। ठीक है, अप टू 6 ईयर बोल सकते हो, 6 साल तक, अप टू 6 ईयर, लेस देन नहीं होगा, अप टू 6 ईयर। ठीक है, अप टू 6 ईयर, माफ करना, अप टू 6 साल। ये सवाल आपके पास नहीं लिखवाया हूं। अप टू 6 साल तक बच्चों को रखा जाएगा क्रैच में। अंडरग्राउंड में अगर फीमेल वर्कर को रखेंगे, ठीक है, तो क्या उनका रिटर्न परमिशन लेना अनिवार्य है? अंडरग्राउंड में फीमेल वर्कर को रखेंगे तो क्या रिटर्न परमिशन अनिवार्य? बिल्कुल अनिवार्य है। वेरी गुड। ठीक है, तो जो फीमेल एम्प्लॉय जो रहेगा वो कब से कब तक काम दे सकते उसको हम लोग? अंडरग्राउंड माइंस में फीमेल एम्प्लॉय को कब से कब तक काम में दिया जा सकता है? कितना से कितना? 6 to 7। ठीक है, वेरी गुड, 6 AM to 7 PM तक दिया जा सकता है। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब दो, यस और नो में। बताओ, ओपन कास्ट में, ओसीपी में, ठीक है, फीमेल वर्कर का जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो 6 AM to 7 PM तक हम देना चाहते हैं। क्या उनका रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा? क्या उनका रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा? वेरी गुड, सब बच्चा लगभग नहीं जवाब दिया। एक बच्चा को यस दे दिया था, नहीं चाहिए, इस टाइम के लिए नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर हम चाहेंगे 7 PM के बाद नाइट शिफ्ट उसको चले, 6 AM तक नाइट शिफ्ट वो करे, तब उसका रिटर्न परमिशन चाहिए। ठीक है, और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उनका रिटर्न परमिशन लेना पड़ेगा और उनसे कोई काम किया जा सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड में जो काम होगा वो क्या होगा? टेक्निकल होगा, सुपरविजन होगा। इसके अलावा एक और वर्ड है, टेक्निकल सुपरविजन के अलावा क्या है? ठीक है, क्या उसको बोलते हैं? टेक्निकल सुपरविजन के अलावा क्या? डायरेक्शनल है, मैनेजरियल वर्क। टेक्निकल सुपरविजन एंड मैनेजरियल वर्क, 3 तरह का काम कर सकता है टेक्निकल सुपरविजन
और मैनेजरियल। ठीक है, मैनेजरियल, टेक्निकल, यस, सुपरविजन, एमटीएस। ठीक है, ये तीन तरह का काम कर सकते हैं वो लोग, मैनेजरियल, टेक्निकल, सुपरविजन। ठीक है, एमटीएस याद रखना, एमटीएस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो वर्क होगा, वो जो एम्प्लॉय होंगे, वो मिनिमम कितना को एक साथ काम देना पड़ेगा, कितने लोग मिलकर एक साथ काम रखना पड़ेगा। वेरी गुड, कम से कम 3 वर्कर एक साथ रह के काम करेंगे, 3 एम्प्लॉय को एक साथ रहकर काम पे रखना होगा। रेलवे एक्ट कब बना था, कोई मुझे बता सकता है? रेलवे एक्ट 1890, 1890। रेलवे एक्ट लिख लो, 1890। बहुत सारा बच्चा 1889 लिख रहा है। 1890 कंफर्म है ना भाई? फोर्स में आया 1890 पे। ठीक है, नहीं होगा उसको चेक कर लेंगे बर्फ। चलो ये हो गया। अच्छा बताओ, माइंस एक्ट में टोटल सेक्शन कितना है? माइंस एक्ट में टोटल सेक्शन कितना है? 88 नहीं हुआ, पूरा ही बाकी है। क्रैच रूल, क्रैच रूल कब बना है? क्रैच रूल, क्रैच रूल, क्रैच रूल जो है कब बना है? क्रैच रूल 90 कितना है? 1966। वेरी गुड। सेम टाइम में एक और रूल बना है, 1966 में एक और रूल बना है, क्या बोलते उसको हम लोग? वीटी रूल। वेरी गुड। कौन सा रूल है वो? वीटी रूल है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है। पीट हेड बाथ रूल, कौन सा ईयर का रूल है ये? पीट हेड बाथ रूल 2-4 पन्ना का है, 1959 का है। पीट सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग का कॉरम पूरा करने के लिए मिनिमम कितना % व्यक्ति का उस मीटिंग में प्रेजेंट होना अनिवार्य है? पीट सेफ्टी कमेटी का, देखो ये तो गड़बड़ कर दिया ना। पीट सेफ्टी कमेटी का कॉरम को पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति का वहां अनिवार्य हुआ है? पीट सेफ्टी मैंने कहा ना, इसलिए सवाल को अच्छा सुनो। 60%। पीएससी के लिए 60% और कमिटी के लिए कितना? 50% है। 50% मतलब कितना होता है? 4 व्यक्ति हैं। सवाल को ध्यान से सुनो। अब तुम बिरयानी टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है? बिरयानी टेस्ट के लिए तुम अलर्ट रहो। बिलो ग्राउंड में मैक्सिमम, ठीक है, कोई व्यक्ति कितना आवर से ज्यादा काम नहीं करेगा? बिलो ग्राउंड में मैक्सिमम कितना घंटा से कोई व्यक्ति ज्यादा काम नहीं करेगा? वेरी गुड, 48 आवर से कोई व्यक्ति ज्यादा, सॉरी माफ करना, 8 घंटा से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं करेगा। ठीक है। अंडरग्राउंड में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम ईएल और लीव के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो उसका टोटल कैलेंडर ईयर में कितना हाजिरी होना चाहिए, कितना अटेंडेंस होने पर वो ईएल के लिए एलिजिबल माना जाएगा? वेरी गुड, 190 डेज होने पर वो ईएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो। ओपन कास्ट में यह संख्या कितना है? कितना यह संख्या? 240 है। कितना व्यक्ति होने पर वर्कशॉप के पास भी एक रेस्ट शेल्टर बनाने के लिए बोला गया है? कितना व्यक्ति होने पर वर्कशॉप के पास भी रेस्ट शेल्टर बनाना है? वेरी गुड, 25। कितना व्यक्ति है? वेयर 25 और मोर पर्सन ऑर्डिनरी इंप्लॉयड, तो हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट शेल्टर के पास भी एक रेस्ट हम लोग बना देंगे। ठीक है। कितना व्यक्ति माइंस में होने पर जो ड्रिंकिंग वाटर होगा ठंडा करके देना है? क्लास करवा देता हूं। चलो अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लास का भी कुछ वैल्यूज हो जाएगा, रह जाएगा। हाँ ये भी बात सही है, ये भी तो क्लास है यार, मजाक थोड़ी ना चल रहा है, एकदम सही है। ये क्लास नहीं है, ये भी क्लास है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप पढ़ाई किए उसमें आप कितना सीख पाए।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, देखो कभी भी ना, देखो मेरा क्या है, मेरा टाइम है क्या, हमको पढ़ाना सिलेबस, टाइमिंग मेरे लिए फिक्स है, 8 से 9 महीना मुझे खत्म कर देना है, ठीक है, 9 मंथ में। अब जो मैं पढ़ाया उसको अच्छे से याद करवाना भी तो जिम्मेवारी है कि नहीं बोलो। आप अगर उसको याद नहीं करोगे तो फिर पढ़ाने का मेरा मतलब क्या हुआ, या आपका पढ़ने का क्या मतलब है जब आपको याद ही नहीं है तो। नया टॉपिक पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुराना टॉपिक को अच्छी तरह से हम याद कर, ठीक है। और इस तरह का क्लास बीच बीच में होना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो रूल पूरा खत्म किया, आज पूरे रूल पे रिवीजन हो गया, एक्ट खत्म किया, एक्ट पे पूरा रिवीजन हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 90% बच्चे इसलिए फेल होते हैं कि वो जाना वो चीज को नहीं बता पाते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत मायने रखता है ना। और मुझे पता है कि आप लोग अपना जीवन में इतना व्यस्त हो कि आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है। क्लास एक ऐसा माध्यम है जो आपको रिवीजन करवाती है, ये क्लास की सबसे बेहतरीन बात है, ठीक है ना। आप लोग मेरी बातों से कितने लोग सहमत हो, है कि नहीं? ऑलमोस्ट सभी लोग सहमत है कि, है ना, कि ऐसा ऐसा है। आप अगर क्लास करोगे ना, आपको अपने ये समझ में आएगा बाबू, आपको आपका क्लियरिटी होगा। केवल पढ़ लेना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। और क्लासेस में देखो ना हम लोग स्पीड कितना है बताओ। नॉर्मली हम लोग देखो 12 क्लास में पूरा रूल खत्म कर दिया, सोचो 12 क्लास लगा था पूरा माइंस रूल आपका याद हो गया, सोचिए ये क्या कम बड़ा बात है, ठीक है। इधर आपका लगभग 20 दिन पूरा, 10 से स्टार्ट की क्लास हम लोग 20 दिन तक क्लास चला, कल तक तो छुट्टी ही था मान लो। 20 डेज में हम लोग क्या किया, पूरा का पूरा रूल और एक्ट लगभग खत्म हो गया है। एक क्लास लगभग लगेगा बाकी एक्ट पढ़ने में। कोई बच्चों को कोई डाउट है कि सर एक्ट में ये नहीं पढ़ा है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा क्या नहीं पढ़ाया हूं मैं। पर आप देखोगे ना, एक्ट का लगभग सारा सेक्शन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ा दिया गया है, रूल में ही पढ़ा दिया गया था बहुत सारी चीजों को, ठीक है ना। तो 15 से 20 दिन में मान लो एक्ट का रूल खत्म हो गया, क्या कम है बताओ, है ना, नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का ना बेस्ट है। हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग और कुछ चीज को देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, कुछ एमसीक्यू सवाल को लेंगे आज, ठीक है। चलो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ले लेंगे, और कुछ क्लास कल एक दिन के लिए रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल के बाद परसों से। जिसको जो डाउट होगा अपना सवाल को पूछ लोगे। नोटिफाइंग डिजीज बचोगे ना। नहीं सब तो लग जाएगा यार, क्योंकि नोटिफाइंग डिजीज पूरा छूटा हुआ टॉपिक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी छूटा हुआ है, नोटिफाइंग डिजीज छूटा हुआ है। हाँ क्लास होगा, क्लास होगा, क्लास होगा, क्लास के बारे में क्लास यार निश्चित रूप क्लास होगा, क्लास होगा। तो ये कैसे छूट गया यार, रुक जाओ मुझे थोड़ा सा चेक करने दो क्या क्या पढ़ाने शेष रह गया, ठीक है। चलो लिखो, सवाल लिखो, कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग अब। लिखो, राइट द वर्क ऑफ एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। लिखो, आज टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, राइट द वर्क ऑफ एजेंट और मैनेजर। देखो माइंस एक्ट में ना थोड़ा सा जिक्र मिलता है कि एजेंट और मैनेजर किस किस तरह का काम करेगा, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, ऑप्शन ए में लिखो, क्या क्या है सब लिखेंगे, ए बी सी डी करके 4 है, चारों वर्क को लिखेंगे, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, लिखो, मैनेजमेंट, कंट्रोल, मैनेजमेंट का है, कंट्रोल करने का वर्क है। उसके बाद क्या है, सुपरविजन का वर्क होता है, और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन का वर्क होता है, ठीक है। देखो ये, ठीक है, ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट में केवल 3 है, ठीक है। और इनका क्या है, तुम्हारा मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, इस तरह का काम इनको सौंपा गया है, इस तरह का काम ये करते हैं। कैमरा क्लीन कर दें,
95 क्वेश्चन हो गया डिस्कशन। चलो ठीक है, 95 हुआ ना, और 25 क्वेश्चन लगभग, 95 क्वेश्चन लगभग डिस्कशन हुआ और 25 क्वेश्चन एग्जाम में लगभग था। टोटल मिला के देखो 120 के आसपास हुआ है, और सवाल और ले सकते थे, चलो नहीं लिया, पार हो गया टाइम तो पार हो गया, चलो उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग को मैं लिख दूं शॉर्ट में अकॉर्डिंग, ऐसे लिख दो अकॉर्डिंग, इसका मतलब अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग। एससीसी अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट, ठीक है। द डे, व्हेन डे इज स्टार्ट, व्हेन डे इज स्टार्ट, तो माइंस एक्ट के अनुसार, ठीक है, दिन का शुरुआत कब से माना जाता है, मतलब कोई भी डे का वर्किंग का जो होता है ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट लिखो, डे लिखो, ज्यादा अच्छा, शिफ्ट भी लिख सकते हो, कब से माना जाता है, ठीक है, किसी भी चीज का शुरुआत कब से माना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कब से होगा यार, मिडनाइट से, ठीक है, मिडनाइट, मिडनाइट, कौन सा मिडनाइट, किस दिन का, शनिवार, सैटरडे का होता है, ठीक है, सैटरडे का, सैटरडे मिडनाइट, ठीक है। यहां पर ना डे की जगह तुम अगर वीक, ठीक है, वीक, वीक भी ब्रैकेट में लिखो तो चलेगा, देखो डे बोलोगे तो हमेशा मिडनाइट होगा। चलो एक काम करते, इसको थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं, डे का जो शुरुआत होता है मिडनाइट होता है, ठीक है, और वीक, जो सप्ताह का तुम बात करो, वीक, सप्ताह का जो शुरुआत होता है वो कब होता है, मिडनाइट, मिडनाइट सैटरडे, मिडनाइट सैटरडे, सैटरडे का ना, सैटरडे का रात से, सैटरडे का रात से वो मिडनाइट का स्टार्ट होता है, मतलब संडे को ऐसे मान लो छुट्टी है, लेकिन शनिवार को जो रात में, शनिवार का रात कब होगा, शनिवार का रात होगा, शनिवार सुबह 6 बजे, 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, शाम का 6 बजेगा, इस तरह बजते बजते 12 जो बजेगा, 12 AM, वही है शनिवार का मिडनाइट, शनिवार का रात, बीच का रात, वो 12 बजे का टाइम, उस समय से तुम्हारा स्टार्ट होता है, वही समय से सप्ताह का आरंभ माना जाता है कि सप्ताह उस समय से स्टार्ट हुआ। तो जैसे, ठीक है, समझ में आया, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको तुम लोग जरूर नोट करके रखना। हम लोगों का जो टाइम होता है, ठीक है, हम लोगों का टाइम, भारत का स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ग्रीनविच टाइम से कितना पहले है, मिटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कोई इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टाइम ऑफ इंडिया लिखो, द हाउ मच, लिखो हाउ मच द टाइम ऑफ इंडिया लिखो, हाउ मच द स्टैंडर्ड, देखो दो तरह का टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक लोकल टाइम होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इंडिया इज अहेड, ahead of Greenwich time, Greenwich time, WHICH, Greenwich time, ग्रीनविच का जो टाइम है ना, वो पूरा वर्ल्ड का टाइम माना जाता है ना, कितना घंटा होता है, इलाहाबाद से गुजरा है ना, हाँ वेरी गुड, कितना घंटा होता है, 5 hour 30 minute, 5 घंटा 30 मिनट, देखो ये 5:30 मत लिखना तुम लोग, इसका मतलब 5 घंटा 30 मिनट हम लोग को जो समय है वो आगे है ग्रीनविच का टाइम। अब देखो दो तरह का टाइम होता है, ज्योग्राफी में तुम लोग पढ़ा होगा कि जैसे क्या होता है, मैं समझा देता एक बार, जैसे ये मेरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होता है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते दक्षिणी गोलार्ध, मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा, है ना। तो इस तरह से देशांतर टोटल कितना, 360 देशांतर है, 360 है, जो सन के सामने से क्या होता है, बारी बारी से गुजरता है, हर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, पूरा पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है, 24 घंटा, 24 घंटा का समय लगता है, 24 घंटा को मिनट में बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, आप टोटल 360 देशांतर है, तो 360 से भागा दोगे तो कितना बार में कटेगा,
6 से काटोगे ना भाई, 0 0 6 से 36, 6 से काटोगे 6 चौक 24, यानी 4 मिनट, यानी 4 मिनट में एकक दिशांतर पार होगा किसके सामने से? सूरज के सामने से। ज्योग्राफी का क्लास में सब समझाया गया होगा आपको। तो जो 4 मिनट का समय लग रहा, तो मान लो तुम अगर इस दिशांतर में रहते हो, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ दिशांतर में रहता है, तो हर आदमी का घड़ी में टाइम अलग अलग होगा। हर आदमी में दोपहर का जो टाइम होगा ना, वो टाइम अलग अलग शो करेगा। किसी को टाइम ये वाला, जो जहां रहेगा लोकेशन के हिसाब से टाइम चेंज हो जाना चाहिए, किसी को 1 मिनट पहले, किसी को 1 मिनट बाद। इसी चीज को ध्यान में रखते भारत में ना कितना डिग्री के देशांतर रेखा को माना गया स्टैंडर्ड? कितना डिग्री है रे? कितना डिग्री का लाइन है? जल्दी बताओ, कितना डिग्री का लाइन को एकदम स्टैंडर्ड माना जाता है? 30 डिग्री। कौन है 30 डिग्री वाला? मनोज पवार। 23 डिग्री? तुम लोग को मार लगेगा। ठीक है, कहां से गुजरा है भारत में? कहां से गुजरा है भारत में? कहां से गुजरा है? पढ़ो पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। नहीं पता? ठीक है, शायद 82 डिग्री का है, 82 डिग्री के आसपास है। ठीक है, 82.5 डिग्री है। वो इलाहाबाद शहर से गुजरा हुआ है। ठीक है, उसका टाइम को भारत का स्टैंडर्ड मान लिया गया। वही टाइम पूरा देश में चलेगा। ठीक है, इलाहाबाद है वो। पूरा रेखा है एक साथ, पूरा जैसे देश है ना हमारा, वो पूरा रेखा एक साथ गुजरता पूरा देश में। तो जितना शहर उसमें आएगा, सारा शहर का नाम आएगा। ठीक है, तो हर, कौन सा जगह का नाम बताओ एक बार? कोलकाता नहीं है, इलाहाबाद में आता है शायद वो। तुम चेक कर लेना। ठीक है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम ना तुम सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। रुक जाओ, मुझे 30 सेकंड का टाइम दे दो, मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एकक दिशांतर को, तो वो जो टाइम जो तुम देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? लोकल टाइम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल टाइम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, IST। अब देखते हैं इसमें मैंने क्या दिखाया है। साढ़े 82 डिग्री है। ठीक है, सही है। इलाहाबाद सही है। ठीक है, इलाहाबाद का 82.5 डिग्री का जो देशांतर रेखा गया उसको माना गया है स्टैंडर्ड। और डिटेल्स में तुम ज्योग्राफी का क्लास करोगे, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये भारत का स्टैंडर्ड क्या है? एक और नोट लिख लो। भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं यार उसको? स्टैंडर्ड ही बोलेंगे ना, इंडियन IST बोलते हैं। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है इसका मतलब? इंडियन स्टैंडर्ड। लिख लो, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, कितना डिग्री देशांतर को माना गया है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ऐसे लिखो। कौन मुझे मैसेज कर रहा? हाँ उपेंद्र, अच्छा कर दे रहा हूँ। बार बार कैमरा साफ करने के लिए बोला जा रहा है। कहाँ कैमरा में हो गया? ठीक है, कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री का जो है देशांतर। ठीक है बाबू, 82.5 डिग्री का देशांतर को माना गया है। और ये जो देशांतर रेखा है, ये कहां से गुजरता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, स्पेलिंग चेक कर लेना यार। इलाहाबाद के पास से गुजरता है। ठीक है, इलाहाबाद के पास से गुजरता है ये 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा, इलाहाबाद के पास से गुजरता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में देशांतर को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा। देशांतर, मेरा हिंदी में पढ़ाई हुआ, हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे देशांतर ही पता है ज्यादा अच्छे से। मैं इस पे कंफर्टेबल हूँ देशांतर बोलने में। इसको देशांतर बोलते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री का देशांतर है। कहां से गुजरता है? इलाहाबाद से। उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों? देखो इसके पीछे रीजन है। सपोज मान लो ये मेरा भारत देश है, मैं भारत देश का एक नॉर्मल सा मैप ड्रॉ करता हूँ, मतलब एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ कि ऐसे भारत है, मान लो ऐसा भारत है। ठीक है, अब ये जो भारत देश तुम देख रहे हो बाबू, इसमें यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम एक नहीं हो सकता है। तुम जैसे मान लो झारखंड में रहते, तुम्हारा फ्रेंड मान लो गुजरात में रहता है, दोनों का टाइम कभी एक होगा नहीं लोकल टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसका देशांतर अलग, इसका देशांतर बहुत सारा देशांतर